यहाँ पे देखो सारंग दर के अकॉर्डिंग जो कुछ एक एज की लिमिटेशंस है, जैसे कवल और गंडूस जो है वो 5वें वर्ष के पश्चात बताया है सारंग दर ने। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में कराए हैं, जब चरक सूत्र 5 भी कराया है, मात्रा सी थी वहाँ भी इस तरह की डिटेल थी, तो वाग्भट सारंग दर के कराए हूँ। वाग्भट सारंग दर के ही जनरली आपस में रेजोनेंस करते हैं और वहाँ दिक्कत सी थोड़ी आती है। मैं अभी के लिए बोल दूंगा, एक बारी पहले ही पढ़ लो। नस्य का प्रयोग इन्होंने 8वें वर्ष के पश्चात यहाँ पे लिखा हुआ है। विरेचन का प्रयोग जो है 16 वर्ष के पश्चात, मैथुन का प्रयोग 20 वर्ष के पश्चात लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है जो यहाँ पे मिस हो गया कि अंजन, लेप, स्नान, अभ्यंग, वमन और प्रतिवर्ष ये जन्म प्रभृते सस्यते है। ठीक है, मतलब जन्म से ही स्टार्ट कर सकते हो आप, जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद से आप अंजन वंजन लगाना, वमन कराना, ये सब शुरू कर सकते हो, वमन प्रतिवर्ष ये सब चीज़ें। ठीक है, कवल में देखना वाग्भट का सारंग दर का दोनों का ही 5वें वर्ष पश्चात है। नस्य के केस में हम ऐसा याद रखते हैं कि नस्य के केस में जो वाग्भट है, ठीक है, उनका 7 से 80 है। ठीक है, 7 से 80 वर्ष है उनका। ठीक है, तो हम याद रखते हैं नस्य वाग्भट। नवा, नवा बन गया ना, नवा आदमी जो होता है ना वो साहसी बहुत होता है। नया नया बंदा देखना, जैसे आप लोग हो, यंग लोग हो, तो यंग आदमी बहुत साहसी होता है। यंग आदमी के लिए ऐसा होता है सारी दुनिया उसी के कदमों में, जो साहसी होता। सा और 80 साहसी, तो 7 और 80, 7 से 80 वाग्भट होता है। नवा, नवा नवा साहसी होता है। ठीक है, और नशा जो होता है नस्य सारंगधर के अकॉर्डिंग वो तो बस 80 80 किसी दूसरे की आस पे रहता है 80, तो 8 से 80 या 8 केवल आप याद रख सकते हो, 8 आएगा उसमें। ठीक है, विरेचन जो है इनका 16 वर्ष के पश्चात है। वमन इनका जन्म से ही स्टार्ट हो रखा है सारंगधर का, लेकिन वाग्भट का वमन और विरेचन दोनों जो है 16 से वमन भी विरेचन 10 से 70 की रेंज होती है। ठीक है, 10 से 70 वर्ष। ठीक है, धूमपान का पॉइंट इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे। धूमपान 18 वर्ष पश्चात होता है वाग्भट का, सारंगधर का होता है 12 से 80, और मैथुन 20 वर्ष के पश्चात दिया है इन्होंने। ठीक है, और मैथुन के बारे में तो बड़ी सारी डिटेल है, जैसे कि इनका मैथुन 20 वर्ष के पश्चात है, चरक का और वाग्भट का। ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कम से कम सुनने में आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी। अदरवाइज तो यहाँ पे जो लिखा है सारंगधर से कंसर्न है फिलहाल तो हम, कि मैथुन योग्य आयु चरक और वाग्भट की 16 से 70 होती है। ठीक है, 16 से 70, और सुश्रुत की होती है 25 से 80। याद करने का तरीका भी उस वक्त बताया था आपको। और सुश्रुत की में तो ये भी था, विवाह योग्य 25-12 होती है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग अष्टांग संग्रह की 21-12 थी। गर्भाधान योग्य या पूर्ण वीर्यवान आयु सुश्रुत की 25-16 थी, मेल फीमेल। ठीक है, अष्टांग संग्रह की भी 25-16 थी, अष्टांग हृदय की 20-16 थी। वो तो जो है सो है, इसमें चलते हैं हम। ठीक है, अंजन के प्रयोग भी इन्होंने बताए हुए हैं कि सोविरंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। और रसरावणार्थ, श्रावणार्थ मतलब किसका श्राव कराओगे, डिस्चार्ज आंखों का रस ही तो निकालना है, तो उसके लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। और वो जो प्रयोग है वो पंचरात्रे अष्टरात्रे वा है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन ये आता है कि वाग्भट का जो है वो सप्तरात्रे है। ठीक है, सेम चीज़ है वाग्भट में, केवल ये एक चेंज है कि सप्तरात्रि पे करना चाहिए। इन्होंने चरक से कॉपी मारा है, चरक का यही है पंचरात्रे अष्टरात्रे वा, चरक सूत्र स्थान 5 में। ठीक है, ये भी याद कराया था आपको, कैसे याद कर लेना कि ये 5 हुआ और 5 ही को ऐसे मिला दिया तो ये 8 हुआ। ठीक है, तो 5 और 8 रात्रि का जुड़वा है, ये साथ साथ चलेंगे, वो सप्तरात्रि वाग्भट का अलग है। फिर आप आओ यहाँ पे, एक ह्रास क्रम का इनका बड़ा विशेष है। सारंगधर पूर्व खंड 6 की बात है, 10 वर्ष के अंतराल पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि बाल्य, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि, शुक्र विक्रमो, बुद्धि, कर्मेंद्रियम चेतित, जीवितम दस्तो ह्रासेत। 10-10-10 साल के इंटरवल पे इनका ह्रास हो जाता है। जैसे 10 साल बाद बाल्यावस्था का ह्रास, फिर 10 साल बाद वृद्धि, ग्रोथ रुक जाएगी, जो होनी थी हो चुकी 20 साल तक। फिर 30 साल पे छवि का ह्रास हो जाएगा, वो जो छवि एक स्किन की रहती है वो नहीं रहेगी। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमने ये निमोनिक आपको उस वक्त भी कराया था। ठीक है, आपकी भेसेजे के नोट्स में, बाल वृद्ध छवि में तू दृष्टि मत लगा। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है छवि। ठीक है, तो प्यार करने की उम्र तो युवा अवस्था में होती है, न बाल की है न वृद्ध की है। ठीक है, तो बाल और वृद्ध दोनों को कहा गया कि छवि में तू दृष्टि मत लगा, छवि पे दृष्टि नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि उससे क्या होगा, शुक्र और विक्रम खत्म हो जाएंगे, बुद्धि कम हो जाएगी,
और मन और जीवन का नाश हो जाएगा, ये नुकसान होंगे अगर किया तो बाल वृद्ध से बाल और वृद्धि से वृद्ध, छवि से छवि, मेतु से दृष्टि से मेधा त्वक और दृष्टि, शुक्र विक्रम खत्म से शुक्र विक्रम, बुद्धि कम से बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय, बुद्धि और कर्मेंद्रिय, मन जीवन से चेतो वर्ण मन का पर्याय होता है, तो मन मतलब चेतो, जीवन का नाश है 10-10 के इंटरवल पे। तो इस तरह करके सारंगधर के अकॉर्डिंग अगर हम मानना चाहें तो 120 वर्ष आयु होती है, क्योंकि ये टोटल 12 पॉइंट है, तो 120 वर्ष मनुष्य की आयु बनती है, जबकि चरक 100 साल ही मानता है। ठीक है, और वेदों में भी जीवेद में सरते शतम ऐसा आता है ना कि हम 100 शरद ऋतु में जिए। खैर ये बड़े फेमस, आगे देखो प्रकृति के लक्षण है, सारंगधर की बहुत फेमस लाइनें हैं ये। वात प्रकृति में अल्प केश है, कृषो रुक्षो वाचालाश्चल मांस है, आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को नर है, पित्त प्रकृति में अकाल। ये देखो अगर आप याद ना भी करो तो भी वात के गुणों से हूबहू मैच करते हैं। ठीक है, तो केश वेश जो इस तरह की चीजें हैं वात में, वैसे ही रुक्षता उक्षता सब रहती तो अल्प ही हो पाएंगे। कृष रहेगा वात वाला, ओब्वियस है। रुक्षता वात का गुण ही है तो ओब्वियस है। वाचाल रहेगा, वात चंचल होता है, वात में स्थिरता नहीं होती तो बोलेगा भी ज्यादा वात वाला। उसका मन भी चंचल रहेगा तो चल मानस वाला रहेगा, और आकाश में उड़ता रहेगा हवा में, तो हवा में उड़ेगा वात प्रकृति का। पित्त प्रकृति वाला की अग्नि तेज रहती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, तो उसमें जो है एजिंग भी फास्ट होती है। तो एजिंग के निशान होते हैं बाल पकना, झुरिया आ जाना। तो अकालय पलितैर व्याप्तो, ये जो एजिंग वाले साइन है पित्त वाले में जल्दी आ जाते हैं, अकाल में आ जाते हैं, मतलब कि जल्दी वक्त से पहले आ जाएंगे। बुद्धिमान बहुत रहता है भैया वो। ठीक है, पसीना आएगा अग्नि जलेगी तो, और गुस्सा भी अग्नि का प्रतीक है, तो धीमान स्वेदी च रोशने, और स्वप्नी में भी अग्नि देख रहा है। कफ प्रकृति वालों, कफ वाला पेशेंस वाला स्थिरता वाला होता है, तो गंभीर बुद्धि रहेगा। ठीक है, स्थूल अंग रहेंगे उसके। ठीक है, स्निग्ध केशो महाबल है। ठीक है, सब स्निग्धता है उसमें, महाबलशाली है क्योंकि होल्ड करता है, कफ जल पृथ्वी प्रधान रहता है। स्वप्ने जलाशयाल की कसलेशम प्रकृति को रहे, तो भूल भी जाओ तो भी बहुत लॉजिकल से हैं, बाकी याद भी रहते ही अक्सर आप लोगों को ये। नेक्स्ट पे चलो। वीर्य ये भाई साहब 2 मानते हैं, उष्ण और शीत भेद से, विपाक ये 3 मानते हैं, मधुर अमल कटु भेद से, स्रोतस इन्होंने असंख्य मान रखे हैं। ठीक है, अच्छा अग्नास्यस्त जो पित्त है इन्होंने, ठीक है, अग्नास्यस्त जो पित्त है उसको अग्नि रूप मानते हैं, उसका प्रमाण इन्होंने तिल मात्र बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा वमन में इन्होंने कहा है कि वमन में जो पित्त बाहर निकलता है वो यकृत स्थित पित्त होता है, उसका निर्हरण होता है। फिर इन्होंने, जैसे आपको जब मैंने अल्टीमेट क्रिया शारीर पढ़ाई थी, आपके अपने नोट्स पढ़ाए थे, तो वात पित्त कफ सबके नाम याद कराए थे। जैसे वात के नाम थे 5 पावस करके, और पित्त के आपको कराए थे BSP, ठीक है, RA बहुजन समाजवादी पार्टी RA, और कफ के याद कराए थे TB आस्क। तो कफ वाले को याद करो, TB आस्क, तर्पक बोधक अवलंबक श्लेषक क्लेदक। ठीक है, तो वहां पे एक तर्पक कफ और एक बोधक कफ, इनके नाम बदल दिए सारंगधर ने। तर्पक कफ को उन्होंने रसन कहा है, बोधक कफ को, और याद रखना आसान है क्योंकि बोधक कफ रसना स्थायी होता है, जीवा पे स्थायी, तो रसन याद रखना मुश्किल नहीं है। तर्पक कफ जो है तर्पण करना ये काम करता है, तर्पण स्नेह भी तो तर्पित ही करता है, तो स्नेहन कफ कह दिया उसको, ये मतलब नाम में कुछ चेंज किया। स्नायुओं को इन्होंने कहा कि जो स्नायु होते हैं वो मांस अस्थि और संधियों का बंधक होता है, सुश्रुत ने भी कह रखा, कोई नई बात नहीं है। संधियां इन्होंने 2 प्रकार की बता रखी है, सुश्रुत ने भी 2 और 8 प्रकार की संधियां बता रखी है। चेष्टावान और स्थिर, ऐसे 2 भेद सुश्रुत के भी हैं। ठीक है, शाखा में, हनु में, कटी में चेष्टावान संधियां होती है, अन्यतर स्थिर होती है, सुश्रुत ने भी यही बताया। तो इन्होंने सुश्रुत से ही आपको बताया कि शरीर में जब डाउट लगे तो सुश्रुत से तुक्का मार सकते हो, सारंगधर ने सुश्रुत जैसा माना होगा। तो सुश्रुत ने भी यही कहा है कि हम याद कराते वक्त आपको रचना शरीर में भी और सुश्रुत में भी याद कराया था कि शिखा के हनु और कटी चेष्टावान होते हैं। तो शिखा से शाखा, हनु से हनु, और कटी से कटी। शिखा नाम की समझो कोई लड़की है, हनु मतलब होता है मैंडिबल वाला, तो जबान, लड़कियां तो बोलती ज़्यादा होती है, तो हनु भी ज़्यादा चलती है, और कटी कमर भी ज़्यादा चलती है। तो शिखा के कटी और हनु चेष्टावान होते हैं, तो शाखा, हनु और कटी चेष्टा, मेमोराइजेशन पर्पज से है, अन्यथा मतलब ना ले। ठीक है, और अन्यतर संधियां स्थिर होती है। फिर इन्होंने कहा है कि वो कंडराएं जो ग्रीवा और हृदय से संबंध रखती है, ठीक है, वो लिंग के उत्पत्ति में, मेढ्र की उत्पत्ति में आती है, ये सुश्रुत की कॉपी है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, समान वायु से प्रेरित रस का रंजक पित्त हृदय में रंजन होकर रक्त की उत्पत्ति करता है। ठीक है, याद रख सकते हो। ये आपको ऊपर करवाए जा चुके कि कौन से उपक्रम जो है जन्म से ही कर सकते हो, तो अंजन, लेप, स्नान, अभ्यंग, प्रतिमर्श, वमन, ये जन्म से ही कर सकते हैं। वमन इनका देख लो जन्म से ही है, जबकि विरेचन इनका जो है 16 वर्ष के पश्चात शुरू हो रहा था। ठीक है, और रक्त मोक्षण इनका 16 से 70 साल पे होता है। नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, और पॉइंट देखो इनको
ठीक है। भस्मक रोग की इन्होंने बात की है, जठराग्नि के विकार कहा है उसको, और उसमें दोष बताते हुए इन्होंने वात पित्त का प्राधान्य बता रखा है। अब 3 तो दोष ही होते हैं, वात पित्त कफ। भस्मक में अग्नि तीक्ष्ण हुई है, कफ तो होने का मतलब ही नहीं होता, बचते 2 ही हैं, वात पित्त, वो बता दिए। सोम रोग का इन्होंने बताया है, सोम रोग की चिकित्सा में कदली फल और आमल की स्वरस को शर्करा के साथ लेने का निर्देश किया हुआ है। क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? ठीक है, सोम रोग जो है वो वंगसेन की प्रथम बताया है उसने। वंगसेन 12वीं शताब्दी का है। उसके बाद सारंगधर 13वीं शताब्दी के बंदे ने भी बताया है। ठीक है, उसके बाद आपका इसके क्या नाम है, भाव प्रकाश 16वीं वाले ने भी बताया है, योग रत्नाकर 17वीं वाले ने भी बता रखा है। ठीक है, और आपको ये बताया भी था कि वंगसेन जो है, सोम, मैंने आपको एक कहानी बता के याद कराया था, वो असल कहानी नहीं है, ऐसे याद कराने के लिए बताया था कि सोमरस पता है ना, शराब को भी कहते हैं, है ना, सोमरस। ठीक है, तो जो सेना में जो लोग होते हैं ना, सेनापति टाइप के सैनिक सब लोग, तो आपको पता है कि आर्मी वार्मी का काम नहीं चलता ड्रिंक करे बगैर, तो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोम कौन बताएगा, सोम रोग कौन बताएगा, सोम कौन, तो वंग सेन, उसके नाम में सेन, सेना आता है ना, तो ऐसा याद रखेंगे जैसे कि सेनापति जो था वंगसेन, वो सोम पी गया था, तो सोम रस का, सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन उसी ने कर रखा है। ठीक है, अच्छा, उससे एक बात और याद कराई थी उसी कहानी में आपको कि पी के और सोम को और सो गया था, स्लीप कर रहा था। ठीक है, तो स्लीप से स्लीप पद याद रखना था आपको, और स्लीप करते करते कि कोई शाखाएं काट ले गया, दुश्मन सेना का बंदा आके उसकी शाखाएं काट ले गया, तो स्लीप पद में शाखोटक का सर्वप्रथम प्रयोग भी जो है वंगसेन को क्रेडिट जाता है उसका। ठीक है, वंगसेन की बुक का नाम है चिकित्सा सार संग्रह। ठीक है, जो कि चक्रदत्त से काफ़ी कुछ आधार लेके लिखी गई है। चक्रदत्त चक्रपाणी दत्त की बुक है, और उसका नाम है चिकित्सा संग्रह भी। खैर, इन्होंने भी बता रखा है सोम रोग। ठीक है, उदर्द रोग में आ जाओ आप। ठीक है, अभी खींचते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, गैरू, काली मिर्च और मधु का अभ्यंतर प्रयोग है। स्लीपद में साखोटक का इन्होंने भी बता दिया, लेकिन फर्स्ट उन्हीं का है, वंगसेन का। ठीक है, इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, इसको जो है त्रिगंध का नाम दे दिया है। ठीक है, द्रव्य गुण में जब आपको ये कराए हैं चीज़ें, तो वहाँ पे ये याद भी कराए हैं। हम याद करते हैं त्रिगंध या त्रिजात को पड़ी डाट, त्रिजात को तो हमेशा डाट ही पड़ती रहती है, DAT, दालचीनी, एला और तेजपत्र। ठीक है, अच्छा, अब अपने को चूर्ण खाना है मान लो, और चूर्ण अगर घी और शहद के साथ मिला के बताया है, तब तो भैया दुगनी, जितना चूर्ण लिया उससे 1 चम्मच चूर्ण है तो 2 चम्मच शहद और घी लिया और मिला के चाट लिया उसको। लेकिन चूर्ण अगर बोला गया है द्रव के साथ लिखने में, तो द्रव 4 गुना लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, चूर्ण, अवलेह, गुटिका और कल्क। ठीक है, ये सब के लिए वात पित्त, ये सब आपके नोट्स में है ऑलरेडी। ठीक है, और आपका मन था कि आप ये पढ़ो, गोविंद पारिक, तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वात पित्त और कफज व्याधियों में अनुपान की मात्रा क्रम से 3, 2 और 1 पल बताई गई है। ठीक है, चूर्ण, अवलेह और गुटिका कल के लिए वात पित्त कफ की 3, 2, 1 और पल में है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहाँ तोला में है वैसज्य में, तो अक्सर हम तोला कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पल है 3, 2, 1। ठीक है, स्नेह सेवन की मात्रा 1 पल बताई गई है। ठीक है, जब भैंसज्य आपको कराई है तो आपको ये डोजेज मैंने याद कराई है कि किसकी 1 तोला, किसकी 4 तोला, किसकी 8 तोला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आशव अरिष्ट ने तंडुल को स्नेह से पटाकर खूब चाटा, और बाद में अग्नि निशोषित करके उसका स्वरस भी पी गया। तो आशव, अरिष्ट, तंडुलोदक, स्नेहकल, पुटपाक, अवलेह, अग्निशोषित, ये सब 4 तोला वाले थे। ठीक है, ओके, तो स्नेह से स्नेह कल्प था उसमें, तो यही स्नेह कल्प की यहाँ पे लिखिए कि 1 पल यानी कि 4 तोला। पल तो खुद ही बताता है ना कि वो 4 तोला के बराबर है। ये हुआ पै और लय पल, और पल का जो पै है वो 4 की तरह बना, तोला का लय हो ही गया, तो 4 तोला हो ही गया। आशवरिष्ठ की सेवन की मात्रा भी 1 पल है, तो ये अभी याद कराई दिया आपको। धातुएं इन्होंने 7 बताई है, स्वर्ण, तार, आर्य, ताम्र, नाग, वंग, तीक्ष्णक। उपधातुएं भी 7 बताई है, माक्षिक, तुत, अभ्रक, नीलांजन, मनशिला, हरताल, रसक, तो ये आप याद कर लेना। इन्होंने 9 विष बताए हैं, 7 उपविष बताए हुए हैं। ठीक है, जब आपको विष उपविष पढ़ाए हैं अगध में, तो आपको बहुत ब्यूटीफुली याद कराए हैं।
ठीक है, यहाँ भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो खींचता ही चला जाएगा फिर ये। ठीक है, सारंगधर उत्तराखंड की बातें अब कुछ ले लेते हैं हम, जहाँ पे पंचकर्म वगैरह का वर्णन है, नेत्र क्रिया। तो स्नेह पालन का जो काल है वो किंचित सूर्योदय होने पे है। अनुवासन की मात्रा जो है उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम बल, हीन बल, मध्यम बल, हीन बल, 6 पल, 3 पल और 1.5 पल, आधा 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 होता जा रहा है जस्ट। वस्ती देते समय जो वस्ती पुटक है वो कितनी देर दबाएं, 30 मात्रा तक दबाने का उसका काल बताया हुआ है। 25 वर्ष के नीचे उत्तर वस्ती की मात्रा 2 कर्स और उससे ऊपर जो है 1 पल बताई हुई है। कर्स और तोला जो है वो पर्याय होते हैं, तो ये कह सकते हो 2 तोला और 4 तोला। 25 वर्ष से नीचे वालों में 2 तोला, ऊपर वालों में 4 तोला। ठीक है, कफ पित्त, मैं यहाँ डिटेल नहीं लूंगा, नहीं तो फिर पूरे पंचकर्म शुरू हो जाएगा। कफ पित्त और वातज रोग को हेतु नश्य काल जो है पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन बताए गए। जब जब दोषों के अकॉर्डिंग कोई चीज देने की बात होती है तो हमेशा उसके प्रकोप काल में दी जाती है। जैसे कि कफ का प्रकोप काल जो है पूर्वाहन रहता है, पित्त का मध्याहन रहता है और वात का अपराहन रहता है। लेकिन जब जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग कोई ये पंचकर्म वगैरह कराने की, तो हमेशा एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट की बात होती है। जैसे कि गर्मी में कोई चीज करानी है, ग्रीष्म ऋतु में, तो फिर वो सायंकाल रात्रि में होगी, रात्रि में जब वो उतनी गर्मी नहीं पड़ती। ठंड का मौसम है मान लो, उसमें कोई कराना है तो वो दोपहर में होएगा जब सूरज सा निकल रखा हो। बारिश में अगर कोई पंचकर्म कराना है मान लो इस तरह में, तो बादल बुदल ना हो, मौसम साफ हो, तब कराएंगे। लेकिन जब कफ पित्त वात ऐसे बात हो कि बताओ इसके अकॉर्डिंग नश्य काल कब है, तो वो फिर हमेशा प्रकोप काल में चला जाता है। ठीक है, यद्यपि नश्य कर्म का दिन में ही निर्देश मिलता है, मगर उत्कट अवस्था हो तो रात्रि में भी नश्य इमरजेंसी में दे सकते हो। प्रतिमर्श के 14 काल बताए, सुश्रुत ने भी 14 ही बताए हैं, वाग्भट ने 15 बताए थे, इन्होंने सुश्रुत से कॉपी किया हुआ। जितना स्नेह नाक में डालने पर थोड़ा सा मुंह में आ जाए उतनी उसकी सही मात्रा है। ठीक है, वही मात्रा जो है प्रतिमर्श की है। नश्य धारण काल इन्होंने बताया हुआ है 5, 7 और 10 मात्रा तक। ठीक है, उसके बाद उसको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में थूक देना चाहिए, सीधे थूकना नहीं है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में थूकना। ठीक है, धूम इन्होंने 6 प्रकार का बताया हुआ है, धूम आपको खूब याद कराए हैं। ठीक है, ये वैसे तो ये दूसरे तरीके से भी याद होते हैं, लेकिन फिलहाल सारंगधर का सिर्फ याद करना है तो सबर कबाब से भी याद रख सकते हो। स ब र समन ब्रीहन रेचन, कबाब कै बै से वै मान लेना, कासगन बामक व्रण दूपन। ठीक है, अच्छा जो समन है उसके कुछ सिनोनिम भी है और जो रेचन है उसके भी कुछ सिनोनिम है। ठीक है, याद रखने के लिए वर्ड याद रखना प्रशमन। ठीक है, प्रशम या प्रशमन, तो प्रसम। ठीक है, तो प्र से प्रायोगिक, सा से समन और मैं से मध्यम, ये तीनों सिनोनिम है। ठीक है, और ब्रीहण जो है, ठीक है, उससे स्नेहिक और मृदु। ठीक है, तो स्नेह तो मृदु होता ही है, ब्रीहण का काम करता ही है, तो ये याद रख लोगे। रेचन जो है उसके शोधन और तीक्ष्ण, ठीक है, भेद होते हैं, कहो तो रेतस करके याद कर सकते हो, बाकी आप समझ लोगे कि शोधन और तीक्ष्ण तो विरेचन रेचन वाला ही होगा। दिक्कत केवल इसमें आती है प्रसम वाले में, प्रायोगिक, समन और मध्यम, ये पकड़ने के बाद तो बाकी ब्रीहण रेचन तो उतने दिक्कत नहीं करते। ठीक है, फिर आप आ जाओ इसमें, गंडूज जो है वो द्रव पदार्थों का होता है, कवल जो है कल्क लिए हुए द्रव्यों का होता है। लोम जो होते हैं वो आपको लेप जो होता है वो प्रतिलोम लगाया जाता है, बाकी तो सब कुछ लोमों के अनुकूल ही चलता है आयुर्वेद में। और लेप जो है वो रोम अभिमुख या रोमों के मुख की तरफ यूँ लगाते हैं ना, मतलब जिससे कि वो कवर उसको ना कर पाए और वो डायरेक्ट स्किन वगैरह पे एक्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। व्रण सोफ के 7 उपक्रम हैं। ठीक है, सुश्रुत आचार्य ने 7 बताए हुए, व्रण के 60 भी बताए हुए उन्होंने। ठीक है, तो सुश्रुत आचार्य के जो बताए हुए हैं वो आपको याद कराए हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, वीर उपासो रोवे, ऐसा करके भी याद कर सकते हैं हम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, विमलापन जो है, ठीक है, सुश्रुत वाला आदौ विमलापनम कुर्यात, उसकी जगह पे इन्होंने शोधहर ऐसा एक टर्म लिखी है। बाकी सब सुश्रुत की तरह, सुश्रुत के हैं आदौ विमलापनम कुर्यात, द्वितीयम अवसेचनम, अवसेचन को रक्त अवसेचन भी कह देते हैं, तृतीय उपनः, चतुर्थ पाटन, पंचमी शोधन, षष्ठी रोपण, सप्तमी वैकृतापहम, ऐसे उनका। तो फिर इन्होंने एक मूर्ध तैल बताया जो इन्होंने वाग्भट से कॉपी मारा। मूर्ध तैल जो है वाग्भट सारंगधर दोनों ही 4 प्रकार का बताते हैं। ठीक है, टेक मूर्ध तैल एज पौवा, ऐसा आपको याद कराया है। ठीक है, ए एस पैवा। ठीक है, ए से अभ्यंग, एस से शेख, पै से पिच्चू, वै से वस्ती। ठीक है, उत्तरोत्तर बलवान है। ठीक है, आपको भी पता है अभ्यंग तो केवल सिर की मालिश ही है, वो तो आदमी वैसे ही कराता रहता है घर में ही, सिर की मालिश तेल से। ठीक है, परिषेक उससे बलवान है, पिच्चू उससे, और वस्ती में तो पूरा सिर तेल से भर ही देंगे वो बांध के। ठीक है, सिरोवस्ती की ऊंचाई इन भाई साहब ने 12 अंगुल बताई हुई है, व्यास जो है वो चौड़ाई जो है सिर की गोलाई के बराबर ही हो जाएगी। सिरोवस्ती सवेरे सवेरे प्रातःकाल जो है बिना भोजन के, ये सब पंचकर्म में आपके नोट्स में ये सब पॉइंट है, बहुत बढ़िया से कंपेरेटिव स्टडी के साथ है।
शिरोवस्ती का धारण काल 1000 मात्रा काल बताया है, वेदना उपशांति होने तक या फिर रख सकते हो। 5 या 7 दिन तक शिरोवस्ती लेनी है मैक्सिमम, सभी ऋतुओं में यूज कर सकते हो। फिर आ जाते हैं कर्णपूर्ण पे। कर्णपूर्ण में द्रव धारण अगर हमें करना है उसका काल क्या होगा, कितने टाइम तक, तो कर्ण रोगों के लिए करना है तो 100 मात्रा तक। कंठ रोग भाई कान, कान तो फिर भी कान के लिए तो नजदीकी, तो 100 मात्रा, कंठ तो और दूर है तो और दूर 500 मात्रा, शिरो रोगों तक पहुंचना है तो 1 सहस्त्र मात्रा लेनी पड़ेगी। अच्छा, कर्णपूर्ण में रस आदि द्रव पदार्थ अगर अपने को लेने हो तो प्रातःकाल भोजन से पूर्व कर्णपूर्ण कराना है। और अगर तैल आदि तेल वगैरह कान में भरने हो तो फिर शाम को आराम से सूरज डूब जाए सूर्यास्त के बाद भरने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर आप ले लो ये वाले, ये सब आपको जब आपको रक्त मोक्षण समझाया है आप निकालना, ये जलोका भी कराए, सुश्रुत में भी कराए, तो ये सब अंगुल वंगुल ये कराए हैं। श्रृंग 10 अंगुल तक खींचेगा, जलोका 1 हाथ तक, मैं याद कराता हूँ फिर से एक बार, रुको। तुम भी 12 अंगुल तक, और पद जो है 1 अंगुल तक, और शिरावेद जो है संपूर्ण शरीर से रक्त निकाल लेती है। श्रृंग जो है, सींग जो है वी की तरह शेप पे यूं लगे रहते हैं जानवरों के सिर यूं, तो वातिक रोगों में काम आते हैं। और सींग वाला बंदा बड़ा खतरनाक होता है, 10 नंबरी बंदा होता है, तो 10 अंगुल तक खींचता है। जलोका हाथ से पकड़ के लगाते हैं तो 1 हाथ तक खींचेगी खून को। ठीक है, तुम भी जो है आप याद रख लेना। ठीक है, अलाबू ये वाला ये 12 तक हो जाएगा। पद जो है, ठीक है, 1 अंगुल तक। पद प्रच्छान, प्रच्छान बहुत छोटे लेवल तक ही काम करता है तो 1 अंगुल है। शिरावेद तो आपको पता है वेनी पंक्चर हो गया फिर तो उसका तो पूरी वीन्स कनेक्टेड है, सब वेसल्स कनेक्टेड आपस में, तो संपूर्ण शरीर से रक्त निकाल सकता है। ठीक है। अच्छा, नेत्रकल्प आपको पता है कि सुश्रुत आचार्य ने नेत्रकल्प बता रखे हैं, सुश्रुत उत्तर तंत्र में बता रखे हैं, और 5 बता रखे हैं सुश्रुत आचार्य ने। तर्पणम पुटपाकश्च सेकाश्च्युतन अंजने, ऐसा करके उनका आता है। तो इन्होंने जो है पिंडी और विडालक ये 2 एक्स्ट्रा बताए उनसे, उसमें से विडालक जो है वो वाग्भट का अवदान लगता है क्योंकि वाग्भट पहले ही बता चुका है। पिंडी इन्होंने नया बताया है। ठीक है, तो ये इनका लग जाता है। ठीक है, डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ इस वक्त किसकी क्या डिटेलिंग है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे एक अब ये दवाइयाँ बतानी शुरू कर दी है। दंत एक ही बताई, दंतवर्ती। नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे दांतों की बीमारी में कोई काम आएगी, लेकिन ये ऐसी है नहीं। ये एक्चुअल में नेत्र में जो शुक्र रोग, नेत्रगत जो शुक्र है उसके जो रोग होते हैं, मतलब आंखों के रोगों में काम आती है। बत्ती है जिसको घिस के लगा सकते हो। ठीक है, तो दंतवर्ती दांतों से बनी है इसलिए नाम दंतवर्ती है, इसलिए नहीं कि दांतों के रोगों में काम आएगी, काम आंखों के रोगों में आ रही। यहाँ बड़े सारे अब भेद लिखे हैं। सारंगधर आचार्य के जितने भी भेद हैं वो सारंगधर पूर्वखंड का अंतिम अध्याय 7वां रोग गणना अध्याय, वहां पे पूरे भेद ही भेद आए हैं इनके। अब हमने क्या किया है, हमने भेद आपको जब जब ये डिजीज कराई है तो वहां पे सबके कंपेरेटिव स्टडी कराई है। जब अल्सक कराया तो वहां पे सबके कितने किसने किसी क्या क्या माना, तो वहां भी ये कराई है। तो यहाँ आप इसको नॉर्मली आप पढ़ ही सकते हो, लेने लगेंगे तो लंबा खींचेगा। फिर भी कुछ एक जो इंपॉर्टेंट से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे ज्वर के भेद ये 25 मानते हैं, विषम 25 में ही विषम ज्वर 5 है, आगंतुक ज्वर के 13 भेद है, अभिसंग ज्वर के 6 प्रकार है। ठीक है, फिर आप देखो प्रवाहिका देख लो, इनकी 4 प्रकार की है, वीपी के आर। अर्श देख लो इनका वीपी के आर एस प्लस द्वंद्वज है। अब इन्होंने यहाँ पे 6 ही लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अर्श सिर्फ 6 भेद नहीं है, इनके अर्श के 2 भेद भी हैं। ठीक है, जो सहज और जन्मोत्तर है, फिर इनके 2 भेद और भी हैं, शुष्क और श्रावी, और 6 भेद तो यहाँ मैंने लिख ही दिए हैं। कृमि में ध्यान देना, कृमि बाकी मैक्सिमम लोग 20 मानते हैं, ये जो है 21 मानते हैं। 21 में इन्होंने क्या किया है, एक स्नायु कृमि नाम का कृमि माना हुआ। तो ये जो स्नायुक रोग है, ठीक है, अच्छा बताओ, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा क्वेश्चन आपको लगवाए हैं और हिस्ट्री ऑफ अल्टीमेट पढ़ाई है तो बहुत बार स्नायुक स्नायुक आया है। बताओ किसने सर्वप्रथम वर्णन किया। ओके गुड। ठीक है, वृंद माधव का सर्वप्रथम है ये। ठीक है, और मेजोरिटी आचार्य ने इसको याद रखना विसर्प विस्फोट की श्रेणी में रखा है स्नायु को, इन्होंने इसको जो है कृमि की श्रेणी में रख रखा है। ठीक है, और कृमि की श्रेणी में रख के इन्होंने इसको कफ रक्त उद्भव कह रखा है। ठीक है, इसका सारंगधर जी का देखोगे तो इन्होंने स्नायु को कहा है कफ रक्त उद्भव। ठीक है, और नेहरुआ या नारू इसको लोक भाषा में बोलते हैं, तंतु गंडज भी इसको कहते हैं। वृंद माधव ने सर्वप्रथम बताया है, वृंद माधव 9वीं शताब्दी का है, याद रखना। फिर उसके बाद चक्रदत्त 11वीं शताब्दी में भी बताया है, वंगसेन 12वीं में भी बताया है, सारंगधर 13वीं में भी बताया, भावप्रकाश 16वीं में भी बताया, योग रत्नाकर 17वीं में भी बताया। ठीक है, और भी बुक्स में जैसे रस ग्रंथों में रस रत्न समुच्चय, रस रत्नाकर, रसेंद्र, इन्होंने भी बताया हुआ। फर्स्ट जो है वृंद माधव ने बताया, मुसलमानों के साथ ही आया था।
मुसलमानों के साथ 8वीं सदी में इसकी एंट्री हुई थी। और बस इतनी सी बातें याद रखनी थी। बाकी इनके नॉर्मल सब जगह जहाँ जहाँ आते रहते वहाँ वहाँ हम करते रहेंगे भेद। और बाकी आप यहाँ से एक बार चाहो तो रीडिंग लगा सकते हो, मतलब आप पढ़ सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा नहीं ले रहा, फिर भी रिवीजन। इक्का 5, प्रवाहिका 4, विसूचिका 3, दंडलसक 1, अर्श 6, कृमि 21, कामला 1, कुंभ कामला भी 1 रहता है इनका, हलीमक 1, ठीक, रक्तपित्त 3, कास 5, 6, 5, शोष 6, अंडवृद्धि 1, गंडमाला 1, गंडलजी 1, ग्रंथि 9, अस्थि भग्न 8, नाड़ी व्रण 5, भगंदर 8, छर्द भगंदर सुश्रुत के 5 होते हैं और वाग्भट के भी 8 ही होते हैं। फिर वो कंपैरिजन में बढ़ने लगेगा, इसलिए ये कहते हैं। स्वर भेद 6 है इनके, तृष्णा 6, मूर्छा 6, दहा 7, उन्माद 6, भूतोन्माद 20, आमवाद 4, आना 2, गुल्म 8, ठीक है, अस्मरी 4, प्रमेह 20 है, मेदो रोग 1 है, अर्बुद 8 है, 6 है सॉरी, सद्यव्रण 8 है, विसर्प 9, नासा रोग 18, ENT 18 होती है, थ्रोट तीनों ही 18 है इसके, प्रमेह पीड़िका 10 है इसकी, शोथ 9 है, व्रण 15 है, सूख रोग 24 है, कर्णपालिक रोग 7 है, शिरो रोग 10 है, नेत्र रोग 94 है, प्रदर 4 है। अभी जो हाईलाइटेड है इनको देखना, ये थोड़े यूनिक है इनके। सिरे कपाल के रोग इन्होंने 9 माने हुए हैं, वाग्भट ने भी 9 ही माने हुए हैं, सुश्रुत ने माने नहीं है इस तरह की यूनिक टर्म देके। पुंस्तव दोष इनके 5 है, योनिकंद इनके 4 है, गर्भ रोग इनके 8 है, बाल रोग इनके 22 है। ध्यान रखना बाल रोग 22 है लेकिन बाल ग्रह 12 है, ठीक है, ओके। शुद्ध रोग इनके 60 है, सासू मावा, ठीक है, ऐसे करके याद कराते हैं आपको, तो सारंगधर के ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 60 है, ठीक है। अतिसार इनके 7 हैं, अजीर्ण इनके 3 है, निद्रा तंद्रा संन्यास गिलानी सब 1-1 हैं, ठीक है। अमलपित्त इनके 3 है, और वात, वात कफ और कफ, जबकि काश्यप ने जिसने अमलपित्त का सर्वप्रथम वर्णन किया है, पूरा एक चैप्टर है अमलपित्त चिकित्सा नाम से, वहाँ पे वातिक पैतिक कफज ये 3 भेद अमलपित्त के आए हैं। आर्तव दोष इनके देख लो 8 हैं, स्त्री दोष इनके 3 हैं, पाद रोग इनके पैरों के पाद रोग वो 42 है, 42 है, दोषों के इन्होंने 62 भेद बताए हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ अब नानात्मज में देखो, वातज नानात्मज 80, कफज नानात्मज 20, ठीक है। वात पित्त कफ तो वही है जो सबके हैं 80, फिर उसका जस्ट आधा पैतिक में 40, कफज में उसका जस्ट आधा 20, रक्तज इन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं, वो ध्यान रखना कि नानात्मज में इन्होंने रक्तज को भी सम्मिलित किया है और रक्तज जो है इनके 10 हो जाते हैं, ठीक है। क्वाथ निर्माण के बारे में एक रूल है इनका भैया कि पात्र का मुख खुला नहीं रखना है, रखोगे तो क्वाथ जो है दुर्जर हो जाएगा, ठीक से पचेगा नहीं, सॉरी खुला रखना है, अपनी जो पहले प्राचीन में आदत होती थी ना खुला करके पकाता था, तो खुला रखना है। अभी की तरह पका दिया मान लो कि बंद करके ढक के, तो फिर दुर्जर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इनका बहुत आता है, ठीक है। मंथोपि फांट भेदे स्यात्, ठीक है, मंथोपि फंट फांट भेदे स्यात्, मंथ को इन्होंने फांट के अंदर में रखा हुआ, ठीक है। जनरली वो हिम कल्पना में होता है, लेकिन सारंगधर ने जो है फांट कल्पना में कह रखा है, ठीक है। मध्यम पाक, ये आपको जब भैंसज्य कराई है डिटेल में, तो ये स्नेह के पाक जो है ना, मृदु मध्यम खर, ये इतने बढ़िया से याद कराएं, तो वहां से देखना इन्होंने मध्यम पाक का सभी कर्मों में प्रयोग बता रखा है, ठीक है। स्नेह पाक के भेद जो है चरक ने, वाग्भट ने, सारंगधर ने, सुश्रुत ने, सबने 3 ही बताए थे, ठीक है। मृदु मध्यम खर ये एक बेसिक है, किसी किसी जैसे वाग्भट का मंद चिक्कण और खर चिक्कण ऐसा वेरिएशन हो जाती है, ठीक है। आम पाक और दग्ध पाक ये 2 पाक भी वाग्भट सारंगधर ने बताए हैं, लेकिन उनको भेदों में काउंट नहीं किया, तो भेद फिर भी 3 ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ जो बात चली है मध्यम पाक के प्रयोग की चली है, क्वेश्चन सभी में से पूछा गया है, इसलिए मैंने वैसे कल्पना में जो आपके नोट्स है उसमें सारा कराया है, ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं, हाँ, चरक वाग्भट ने जो मृदु मध्यम खरपाक रेस्पेक्टिवली नस्य पानवस्ती और अभ्यंग में बताया, याद रखने के लिए आपको याद कराया था कि चरक वाग्भट ने कहा नहीं पौवा अभी लेंगे, शरारती उठ के खड़ा होगा, पौवा ही थोड़ी ना लेंगे, नहीं सर्वकर्म अभी करेंगे। फिर सुश्रुत ने डांटा था खाना पीना अभी नहीं, पहले वस्तीकरण पूर्ण कर लो, ये निमोनिक आपको याद रखना था। सारंगधर वाला ये रिकॉल करो, नहीं सर्वकर्म अभी करेंगे, तो नहीं से नस्य, सर्वकर्म से सर्वकर्म, अभी से अभ्यंग, ये क्रम से मृदु मध्य खरपाक में था, तो ये मध्य की बात सिर्फ कह रहा है कि मध्य वाला जो स्नेहपाक उसको सर्वकर्मों में बता रखा है, ठीक है। अब इनके प्रमुख प्रयोगों पे आ जाओ। साखोटक क्वाथ श्लीपद में है, सुदर्शन चूर्ण ज्वर में,
ज़्यादातर तो आपने अक्सर यूज ही करे होंगे, सुने ही होंगे नाम, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लघु गंगाधर अतिसार प्रवाहिका में, वृद्ध गंगाधर अतिसार ग्रहणी में, बहती गंगा को भी रोकने की क्षमता रखता है वृद्ध गंगाधर, ऐसा लिखा हुआ है इसके श्लोक में। अजमोदादि चूर्ण अतिसार में, कपित अष्टक दल रोगों में, दाढ़ी मस्तक रोचन दीपन में, नारायण चूर्ण उदर रोगों में है। ठीक है, आकर करबादी फेमस है शुक्र स्तंभन के लिए, नारायण उदर के लिए, सारे फेमस फेमस से ही लिए हैं, ज़्यादा इन्होंने लिया नहीं है। श्रीमान बाहुसाल गुड़ बवासीर में, व्योसादि वटी पीनस में है। सूर्ण जो है बवासीर अर्श के लिए सूर्ण फेमस है ही। पीपली मोदक धातुगत ज्वर में, चंद्रप्रभावटी प्रमेह में है। ठीक है, कांकायनवटी काकाओं का गुल, काका लोग कहाँ गुल हो गए, अब तो मिलते नहीं, तो कांकायनवटी गुल में थी। योगराज गुगलू शोथ वात रक्त उदर रोग में, कांचनार गुगलू अपची अर्बुद ग्रंथि में। ठीक है, कंटकारी अवले हिक्का श्वास कांस में, कुष्मांड अवले रक्तपित्त में, कुटज अवले अतिसार में, चांगेरी घृत गुद ब्रंथ में, मसूर घृत अतिसार में, कामदेव घृत काम शक्तिवर्धक, पानीय कल्याण घृत अपस्मार में, अमृता घृत वात रक्त में। ठीक है, कॉमन है सब, कोई इनको ऐसा मत समझना कि तो बहुत कोई ऐसे पढ़ू ही ना मैं इनको, बहुत कॉमन है ये। अमृता घृत वात रक्त में, मयूर घृत शिरोरोगों में। ठीक है, फल घृत जो है बंध्या वंध्या और ये संतान उत्पादक मैथुन शक्तिवर्धक इसमें आता है। अंगारे ज्वर में, नारायण अंगारक तेल ज्वर में, नारायण तेल वात व्याधि में, काशी सादी तेल जो है अर्श में। ठीक है, पिंड तेल वात रक्त में बहुत फेमस है भी, और केवल बाह्य प्रयोग है इसका भी। अर्क तेल जो है पामा विचर्चिका में, मरीच आदि तेल कुष्ठ विचर्चिका में, निर्माण इसका सरसप तेल से होता है। निम्ब बीज तेल पालित्य में, नस्य के लिए भी काम आता है। यष्टि मधुक तेल केश समश्रु दृढ़ कर होता है। संजीवनी वटी जो है आर्द्रक से प्रयोग करना है। अजीर्ण गुल्म में 1-1 टैबलेट दी जाती है, विसूचिका में 2 टैबलेट, सर्पदंश में 3 टैबलेट, सन्निपात में 4 टैबलेट। करंजी तेल इंद्रलुप्त में, बिल्व तेल बाधीरिय में, वज्री तेल कुष्ठ में, चंद्रादि तेल क्षय रक्तपित्त में, हिंगवादी तेल कर्णशूल में, घृ धूम तेल नासार्स में, करवीरादि तेल रोमसात में, वचा तेल गंडमाल्या में। ठीक है, ये डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, ये लगभग लगभग पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, और आपको एक जगह लिखे मिल रहे तो आपको बड़ा सा ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज है नहीं उतना। ठीक है, चक्रमर्द तेल गंडमाला में है। ठीक है, कुमारी आसव उदर रोग में, ज्वर अंकुश रस तीर्थक ज्वर में, सूची का बाण मूर्छा सन्निपात में, इच्छा बेदी विष्टम अफरा में, स्वयं अग्नि रस काश्य में, उसी रासव रक्तपित्त में, कुटजरिष्ट ज्वर में, सीतरी रस विषम ज्वर में, नाराज रस उदावर्त में, राजमृगांग रस राजयक्ष्मा में, सूर्यवर्त रस श्वास में। ठीक है, हंस पोटली रस ग्रहणी में है, उद्यादित्य रस श्वेत कुष्ठ में है, सर्वेश्वर रस कुष्ठ में है, अग्निमांदे में अग्नितुंडी वटी है। ठीक है, त्रिविक्रम रस अस्मरी में, महातालेश्वर रस कुष्ठ में, गजकेसरी रस सूल में, दशांग लेप विसर्प में, बहुत फेमस है दशांग लेप, खूब इसके कंटेंट तक मिलेंगे एमसीक्यूज में। विडंगारिष्ट विदर्दी अस्मरी प्रमेय में, आनंद भैरव त्रिदोषज अतिसार में, रात में सोते समय रोगी को भांग का चूर्ण दे। वसंत कुसुमाकर बहुत फेमस है, आप ओपीडी में भी खूब यूज करते हो। प्रमेय में कमल चमेली पुष्प की भावना है। त्रिनेत्र रस जो है पक्ति सूल में है, परिणाम सूल में। अजीर्ण कंटक रस जो है विसूचिका में है, कंटकारी स्वरस की भावना है। श्रृंग्यादि चूर्ण जो है काश वमन में है, ये इसके कंटेंट लिखे हुए हैं। स्कृत श्रृंगी प्रतिविषा कृष्णा मधु। ठीक है, और दाढ़ी मस्तक चूर्ण जो है रोचन रुचि के काम आता है, रुचि में दिया जाएगा। दाढ़िम खांड त्रिगंध त्रिकटु ये सब डाला हुआ है। अजमोदाजी चूर्ण आमवात में है। ठीक है, और इसमें देखो आप पीपली मूल भी है, मरीच भी है, पीपली भी है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, ठीक है बस आमवात याद रखना। रासना पंचकवात आमवात में है, और ये रासना गिलोय देवदारू सौंठ एरंडमूल इसमें है। फल त्रिकादिक्वात बहुत फेमस है प्रमेह के लिए। ठीक है, और अग्नितुंडी वटी अग्निमांदे के लिए है, इसमें पारद वत्सनाभ दोनों डले हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो सारंगधर से रिलेटेड थी। इसके में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सारंगधर के में, सारंगधर पूर्वखंड 4 अध्याय दीपन पाचन आदि कथनवा। दीपन क्या है, पाचन क्या है, दीपन पाचन क्या है, सरंसन क्या है, रेचन क्या है, भेदन क्या है, वाजीकरण रसायन लेखन छेदन, इनके एग्जाम्पल और परिभाषाएं बहुत पूछे जाते हैं। वो इन्होंने यहाँ नहीं दिया, हमने हालांकि आपको कराया है। और यहाँ इस बुक से अगर आपको करना है तो वो भाव प्रकाश वैशिष्ट के अंदर आता है, क्योंकि भाव प्रकाश के और इसके सारंगधर के वो दोनों सेम है, उतनी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल, तो हम आपको वहाँ से करा देंगे, तो ये वहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है।